Namaste, my name is Anuja. I recently cleared UGC NET Performing Arts exam and I was also qualified for Junior Research Fellowship. While preparing, I realized that there is hardly any guidance available on the internet. So I had a lot of questions how to approach the exam, which books to study from, what are the strategies, what about previous year papers, etc. This and that. So I thought, why not make a video so that it helps everyone who is attempting UGC in Performing Arts exam. So let's get started. So in this video, I'll try to explain how I approached this exam, how I prepared, things that really helped me and things that I completely avoided. Topics that are tricky or topics that you must do, then some small strategies, tips, etc. And first things first, ask yourself this question: what is your goal? आपको सिर्फ पीएचडी करने के लिए नेट चाहिए, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या आपको रिसर्च करना है और यू वांट टू क्रैक जेआरएफ? तो यूजीसी नेट के ये जो कट ऑफ्स आते हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं. एक पीएचडी होता है जो लोएस्ट कट ऑफ होता है, फिर नेट का आता है जिसमें आप पीएचडी जो कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो और यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. एंड देन द थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ जिसका होता है वो होता है जेआरएफ, जिसमें आपका यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और टू डू पीएचडी, बट योर पीएचडी का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके लिए मिलता है, यू गेट अ फेलोशिप. सो गेट योर फोकस वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है. मैं तो बोलूँगी कि एम फॉर जेआरएफ, क्योंकि वी ऑल नो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जब हम 200% प्रिपरेशन करते हैं तो हम 80% परफॉर्म करते हैं. तो अगर आप गोल ही पीएचडी का रखोगे तो फिर वो आप शायद कर पाओगे या ना कर पाओगे. बट इफ यू एम फॉर जेआरएफ डेफिनेटली यू विल गेट नेट. फॉर मी व्हाट वर्कड इज, मैंने जून 2024 में एक ट्रायल अटेम्प्ट दिया था. मैंने तब जब जस्ट प्रिपरेशन चालू की थी तो विद इन लाइक 1 month ऑफ प्रिपरेशन मैंने ऐसे रजिस्टर कर दिया. बिल्कुल प्रिपरेशन चालू भी नहीं किया था एंड आई जस्ट रजिस्टर्ड माई सेल्फ जस्ट टू सी हाउ दिस एग्जाम इज लाइक, क्योंकि आई हैड लिटरली नो आइडिया. बस सिलेबस मैंने वेबसाइट पे देखा था, दैट्स इट. तो मुझे ऐसे लगा कि एग्जाम देती हूँ तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है. तो जब डेट्स आए एंड ऑल दैट तो मैंने एक बेसिक पढ़ाई कर ली और मैंने एग्ज़ाम दे दी. तो उससे मुझे उसका जो स्कोर मैंने जब देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ज़ीरो प्रिपरेशन में मैं अगर इतने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रही हूँ तो अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो शायद जेआरएफ भी हो सकता है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ऑफकोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि हार्डली 4-5 बच्चों को मिल जाता है जेआरएफ, लेकिन it's not impossible, so I can aim for it. So that trial exam was my trigger point or that motivating factor for me. तो और फिर मैंने पढ़ाई जोरों शोरों से शुरू की. तब तक मेरे लिए इट वाज लाइक कि चलो यार नेट एग्जाम देनी है, जेआरएफ वगैरह तो मेरे लिए नहीं है, ऐसे मेरा ये था. सो that trial exam really helped me and I suggest you also do that. अगर आपको एग्जाम के आइडिया नहीं है, if you are someone who is getting back to studies after a long gap or something, तो आपको ये ट्रायल एग्जाम डेफिनेटली हेल्प करेगा बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर, आपको जो एक फुल फोकस में आप जो क्वेश्चंस पढ़ते हो, आप एक बैक ऑफ द माइंड एक एनालिसिस चालू रहता है कि अच्छा ये पूछा था वो पूछा था. सो दीज थिंग्स रियली हेल्प अस. दे आर रियली स्मॉल थिंग्स बट आपको समझता भी नहीं है कैसे वो हेल्प करती है. बट जब आप एक्चुअल पेपर लिखने जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि बिकॉज मैंने वो किया था, अभी यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुई है, यहाँ पे मुझे आई डोंट हैव टू थिंक कि ये ऐसे भी होता है. इट्स वेरी स्मूथ देन. तो डू दैट. सो कमिंग बैक टू योर गोल, अगर आप नेट के लिए एम कर रहे हो तो फिर यू कैन डेडिकेट 3 to 4 hours कंसिस्टेंटली डेली. बट इफ योर एम इज जेआरएफ तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि रिमेंबरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम. बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी होनी चाहिए.
सिर्फ मगअप करने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ही, ऐसे नॉट नेसेसरी. सो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी. कभी कभी एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, कभी कभी यू जस्ट हैव टू गेस कि ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये लॉजिक वाइज ये सही लग रहा है, शायद ये होगा. ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ही आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आती है. सो इफ़ यू आर एमिंग फॉर JRF, I would suggest that you study at least 6 to 7 hours daily consistently. Of course, I didn't start with 6 to 7 hours of study daily. स्टार्टिंग में तो हार्डली 2 घंटा 3 घंटा होती थी, लेकिन धीरे धीरे आई बिल्ट इट अप, और फिर लास्ट 1.5 मंथ में तो 10-12 घंटा भी पढ़ लेती. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी हाउ शुड आई प्लान माई डे. तो मैंने क्या किया था, आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन. तो मैं मॉर्निंग में 4:35 उठ जाती थी, एंड आई यूज टू यूज दोज 3 hours 2.5-3 hours डेली, जिसमें मैं फ्रेश टॉपिक लेती थी या ऐसे टॉपिक्स लेती थी जो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए अटमोस्ट फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए. तो मॉर्निंग में मेरा 2-3 घंटे का अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी. एंड देन आफ्टरनून्स आर डिफ़िकल्ट. सो after having lunch, I used to try DI, math, logical reasoning, ऐसे topics जिसमें your brain has to be alert. So remembering की चीज़ें नहीं करती थी ताकि मुझे नींद ना आए. And then evenings I used to have classes, so वो time पूरा मुझे बिल्कुल नहीं मिलता था. रात को 9:30 to 10:30 मेरे classes होते थे, जो मैंने पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए लगाए थे. सो वो मेरा पूरा स्लॉट इवनिंग का मुझे बिल्कुल पढ़ाई के लिए नहीं मिलता था, बट मॉर्निंग्स आई यूज टू यूटिलाइज. एंड मैंने एवरी डे मेरा स्केड्यूल बनाया. सो बिफोर स्लीपिंग आई यूज टू मेक अ स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे, कि मैं 1 घंटा ये करूँगी, फिर 1 घंटा वो करूँगी. और मैंने टॉपिक्स भी डिवाइड कर लिए थे. एक ही दिन या एक ही टॉपिक लेके उसको करना ऐसे नहीं किया था. एक दिन में आई यूज टू डू नाट्यशास्त्र थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा सा पेपर 1 का एक टॉपिक कर लिया, फिर बैले थोड़ा सा कर लिया, फिर कोरियोग्राफीज थोड़े से लर्न कर लिए. ऐसे करती थी, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोर हो जाते हो. और इफ देयर इज़ अ वैरायटी इट कीप्स यू फ्रेश, एंड याद रखने के लिए भी ईजी हो जाता है. मतलब और एक चीज़ मैं ऐसे करती थी कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ उस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस बना के खुद से, या जो मुझे पता है कि ये PYQs आते हैं वगैरह, तो वो मैं बना के एक दूसरे बुक में लिखती थी उसी समय, पढ़ते समय. उसका ऑर्डर चेंज करती थी. अगर सपोज आई एम स्टडीइंग कोरियोग्राफीज, तो ये इनका कोरियोग्राफी ये है, इनका ये है, ऐसे अगर 10 का लिस्ट है तो मैं वो लिस्ट उल्टा पुल्टा करके 4-5 उसमें से उठा के मैं लिख दूंगी, और रात को सोने के पहले मैं वो सॉल्व करती थी. उससे मुझे आइडिया आ जाता था कि मुझे कितना याद है. तो दैट यूज टू बी माई डिसाइडिंग फैक्टर कि नेक्स्ट डे मुझे सेम टॉपिक वापस करना है कि मैं आगे जा सकती हूँ. तो कभी कभी हार्डली 20% याद आता था, कभी कभी 70% याद आता था. सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू डिसाइड. जो भी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती थी, 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं आती है, तो उसको मैं पोस्ट-इट पे लिख के वो सामने चिपका देती थी. सो बार बार देखने से, बार बार बोलने से वो याद हो जाती थी. लोग ऐसे भी कहते हैं कि यू शुड हैव अ इंडिया का मैप, एंड उस पर आप फोक डांसेस लिखो एंड ट्रेडिशनल थिएटर के बारे में लिखो. मैंने वो सब नहीं किया, मुझे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं लगी. बट आई मेड श्योर कि मुझे इंडिया का मैप पूरा पता है, कौन सा स्टेट कहाँ पे आता है, कौन से स्टेट के बाजू में क्या आता है, कौन किसका नेबर है, वो सब मैंने मेरा अच्छे से लर्न हो गया था. तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन जोग्राफिकल ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, या नॉर्थ टू साउथ, ऐसे कभी कभी आर्टिस्ट्स के बारे में ऐसे पूछते हैं, कभी कभी ऑथर, कभी कभी कोरियोग्राफर्स के बारे में पूछते हैं, फोक डांसेस के बारे में पूछते हैं. तो इन दीज केसेस यू शुड नो द मैप, एंड नॉट जस्ट इंडिया का मैप. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनके मैप भी आपको पता होने चाहिए, कौन कहाँ पे, कौन सी कंट्री कहाँ पे आती है. आई सजेस्ट दैट यू हैव योर ओन शेड्यूल. योर शेड्यूल, योर बॉडी क्लॉक, योर कमिटमेंट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. मैं जब उठती थी 5 बजे, तो मैं 10 बजे एक छोटा सा नैप लेती थी, क्योंकि फिर मुझे आगे पूरा दिन
कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी मिलती थी, नहीं तो आई यूज टू फील वेरी ड्रेन्ड आउट। तो मैंने धीरे धीरे मेरा जो शेड्यूल था वो सेट कर लिया, रूटीन सेट कर लिया कि मेरे लिए मैं एक एट अ टाइम आई कैन नॉट स्टडी मोर देन 2 आवर्स। तो वो मेरे लिए था कि आपके लिए कुछ और हो सकता है, सो यू फाइंड इट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अंडररेटेड, योर माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो भी कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे JRF क्यों चाहिए, आई हैड माई रीजन्स टू गो बिहाइंड इट, और इसलिए मैं उतना पढ़ पाई। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आता था तो मुझे पता था कि ये डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी, तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू गेट बैक। मेरे पास अफर्मेशंस मैंने पोस्टेड नोट पे लिख के वो मेरे वॉल पे लगाए थे, नॉट टू मैनी, जस्ट टेक 2-3 वंस जो आपको सबसे ज़्यादा हिट करते हैं। मेरे लिए एक सिंपल सा था कि व्हाट्स योर फोकस, और फिर मैंने नीचे JRF ऐसे लिख के गोल ऐसे बना दिया था। तो जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी, मुझे रील्स देखने का मन करता था, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का मन करता था, तो वो जब भी सामने दिखता था वो बस था मेरे लिए। तो आई यूज टू गेट बैक टू स्टडीज। इट्स नॉट ईजी, you do get distracted and it's okay, it's normal, but getting back on track, अगर 2 दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुए है तो तीसरा दिन आप ये नहीं सोचोगे चलो 2 दिन नहीं हुए आज तीसरा दिन भी नहीं करती। इट्स यू शुड से दैट 2 दिन नहीं हुए, आज तीसरा दिन, आज तो करना ही है, अभी तीसरा दिन का मैं ब्रेक नहीं ले सकती। सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट। और जैसे मैंने बोला कि ओवर प्रिपेयर करो तो फिर आपको जितने चाहिए उतने मार्क्स आएंगे। मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे 250 मार्क्स आने चाहिए, कभी नहीं हुआ जब भी मैंने पेपर्स घर पे सॉल्व किए, बट वो अगर दिमाग में रहेगा तो जब मैं पेपर सॉल्व करती थी, जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे, मैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा बैठती थी कि क्यों नहीं आ रहा है मुझे, ये क्यों नहीं पता है मुझे, वो क्यों गलत हुआ। कमिंग टू स्ट्रैटेजीज, सो पेपर 1 के लिए मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि इट इज़ टू मच एंड इट इज़ एग्जॉस्टिंग, और वो अपना खुद का सब्जेक्ट भी नहीं होता है तो उसके लिए पढ़ाई करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो मुझे ऐसे लगता था कि इट्स अबाउट स्टडिंग स्मार्ट दैन स्टडिंग हार्ड। तो सबसे पहले बुक्स में से पढ़ाई मत करो, क्योंकि वो जो लैंग्वेज होती है इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, आपको कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है कंपेयर टू यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब पे अनअकैडमी के और बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के चैनल्स है, and they explain concepts really well, they have years of experience, तो आपको वो ये भी बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। तो इनिशियली मैंने बुक में से पढ़ना चालू किया था, बट देन आई कम्प्लीटली स्टॉप दैट। मैं उसको बस अंडरलाइन करने के लिए या पॉइंट्स बनाने के लिए किधर तो यूज़ करती थी, बट आई कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन वीडियोज़ एंड यूट्यूब मैराथॉन्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैराथॉन्स होते हैं उस पे मैंने फोकस करना चालू किया, क्योंकि मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने से मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आई वाज नॉट एबल टू गेट द आंसर्स करेक्ट। तो मैंने उल्टा चालू किया, मैंने PYQs देखने चालू किए, और ऐसे PYQs देखने चालू किए जिसमें आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्योंकि यू शुड नो वाई एंड हाउ बिहाइंड एवरी क्वेश्चन। वो अगर आपको पता है तो ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप ऑल द टाइम। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट द सेम क्वेश्चन विल नॉट रिपीट, इट विल बी रिपीटेड इन अ वेरी ट्विस्टेड वे। तो आपको खुद से सोचना आना चाहिए, आपको खुद की थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो उसके लिए दोज काइंड ऑफ मैराथॉन्स really helped me. So I'll try to give a few links in the description. DI के लिए बहुत ही एक I forgot the professor's name, उनका एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस क्विकली। तो वो भी मैं टाइमर लगा के सॉल्व करती थी कि इनिशियली 20 मिनट्स अगर मुझे लग रहा है तो धीरे धीरे वो 15 मिनट पे, फिर वो 10 मिनट्स में कैसे सॉल्व किए जाए, कौन से क्वेश्चंस मुझे, उसमें भी मैंने देखा था कि मुझे ये पर्टिकुलर टाइप का कि दिस पर्स हाउ मच मोर हाउ मच लेस, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे बहुत ट्रिकी लगते थे समहाउ। तो उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। और उसके भी स्ट्रैटेजीज है, आपको पता होने चाहिए।
और वो पढ़ाई करने से ही आते हैं. So for paper 2 and paper 3, as I told you earlier, there is hardly any guidance available. तो मैंने mentorship ली थी राधिका अरोरा जी की, तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली. बट मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ क्लासेस लगाना इज़ नॉट इनफ. ऑफ कोर्स खुद की पढ़ाई तो करनी पड़ती है, लेकिन नोट्स भी मैंने कुछ कुछ मेरे खुद से प्रिपेयर किए थे, जो मुझे लगा कि मुझे मेरी लैंग्वेज में लिखने हैं या मुझे मेरी तरीके से लिखने हैं, मुझे उसको और शॉर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने की थी. सम टॉपिक्स आर नॉट टू मिस टॉपिक्स. नाट्य शास्त्र में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फोक थिएटर, फोक डांसेस, दे आस्क टू मैनी क्वेश्चंस. बैले एंड वेस्टर्न एंड आई मीन द मॉडर्न डांस एंड बैले, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इज देयर फेवरेट टॉपिक. उसमें से अलग अलग क्वेश्चंस, हर साल नए नए क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट टू मेक इट टफ. और these are the topics that you don't study in your masters. I mean, at least मैंने इतने डिटेल में ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, तो मेरे लिए it was all new, very interesting, but it was new. तो I used to get confused there. They also ask you about choreographers, productions, Uday Shankar, Anita Ratnam और रुक्मिणी देवी अरुंडेल. उनके बारे में इतना नहीं आता, बट ऐसे देर आर अ फ्यू कोरियोग्राफर्स जिनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए. जैसे मैंने बोला कि मैं एक ही दिन में सारे टॉपिक्स, एक ही दिन में अलग अलग टॉपिक्स करती थी, तो मेरे लिए वो थोड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाता था. एंड आई थिंक बिकॉज देर इज़ टू मच ऑफ मगिंग अप, मैं कभी कभी जो मैं पढ़ रही हूँ उसका ही मैं एक वॉइस नोट बनाती थी, खुद के लिए रिकॉर्ड करती थी. और जब भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ या किचन में काम कर रही हूँ, तो आई यूज्ड टू जस्ट लिसन टू इट, तो वो मेरे लिए रिविजन बन जाता था. तो द की इज टू बी स्मार्ट एंड यूटिलाइज एवरी मिनट दैट यू हैव स्मार्टली. आप 10 घंटा पढ़ाई करो और 2 घंटा पढ़ाई करो, आप किस तरह से पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है. थिंक स्मार्ट. ऐसे सोचो कि मैं मेरा टाइम मैक्सिमम कैसे यूज कर सकती हूँ. टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी समटाइम्स. मैं जब मुझे थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, चैट जीपीटी वॉज क्वाइट न्यू ऑल्सो तभी. तो चैट जीपीटी को अगर आप बोलते हो कि यू नो एक्सप्लेन मी दिस इन अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल, मैथ का कोई सम हो या जो भी हो, it gives you in a language that you are easily able to understand. कुछ नोट्स अगर आपको टाइप करके रखने हैं तो टाइप करके रखो, टैबुलर फॉर्म में बनाओ, तो इट्स इजी टू रिमेंबर. मुझे ट्रेडिशनल थिएटर में जो जैसे अभी यक्षगान है एंड देर आर मैनी मोर, भागवत मेला नाटकम है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है और उनके सबके टर्मिनोलॉजीज इतने अलग अलग है. हर एक स्टाइल का अपना एक वर्ड है स्टेज के लिए, हर एक स्टाइल के कॉस्ट्यूम्स अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट. द सेम इंस्ट्रूमेंट, मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे एक बोलते हैं, वहाँ पे दूसरा बोलते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था. तो मैंने सीधा उसका टेबल बनाया, ये सेंचुरी में आया, फिर इसका कॉस्ट्यूम को ये बोलते हैं, इसके म्यूजिक को ये बोलते हैं, ऐसे करके. एंड देन इट गेव मी दैट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट in the exam. Other than that, you should also know about current affairs. हर साल के पद्मश्री अवार्ड्स, मतलब पद्मा अवार्ड्स, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, all the other recognized awards and mentions and recognitions आपको पता होने चाहिए. They will not ask you बहुत पुराने अवार्डीज के बारे में, मतलब अगर आप दिसंबर 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो वो आपको 2023 के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको 2025 के बारे में ही पूछेंगे. तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले एटलीस्ट सी की क्या क्या हुआ है, इफ एनी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैज पास्ड अवे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पूछते हैं. जब राम मंदिर के बारे में सब डिस्कशन और बहुत कुछ चल रहा था, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था. तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली 1 या 2 आते हैं, एंड ईच क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. सो यू कैन नॉट से कि यार एक सवाल के लिए मैं क्यों इतना पढ़ूं. इट इज इम्पॉर्टेंट एंड यू नेवर नो, 1 मार्क से आपका हाँ या ना हो सकता है. So every question is and every topic is important. So very important, solving PYQs. और solving PYQs मतलब ऐसे नहीं कि आज मैंने 10 किए, कल मैंने 10 किए, परसों मैंने 10 किए.
फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइमर लगा के 2 घंटे में आपका पेपर होना चाहिए, बोथ द पेपर्स। एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेरा घर पे 2 घंटे में पेपर होता है, क्योंकि घर पे आप जब सॉल्व करते हो तो यू आर डूइंग पेन एंड पेपर मोड। आप एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पे आपको कम टाइम में पेपर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। मेरे लिए और एक चीज़ हेल्प की कि जब भी मैं पेपर होता था तो उसका एनालिसिस जो मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था कि हाउ टू एनालाइज योर पेपर, जो चीज़ मुझे नहीं आई है, जो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेम मिस्टेक वापस ना आए, क्योंकि उसमें से भी आपको पेपर का पैटर्न समझ में आने लगता है, आपको एग्जाम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आ सकता है। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स एंड फॉर मी एटलीस्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोज थिंग्स, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये क्वेश्चन है ना, ये ऐसे नहीं है तो एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू जज। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑलरेडी नहीं पता है वो आपको ऐसे करके ही सॉल्व करने होते हैं, और अगर 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आप उसमें से करेक्ट कर सकते हो, इफ यू have solved enough papers, if you know the pattern, if you know how to think about the question. That's it. I hope this video was helpful. बहुत कोशिश करके, बहुत याद करके मैंने सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। If you have any doubt, don't hesitate to message me on my Instagram or Facebook, or drop a comment in here. I'm happy to help. If you're looking for mentorship for your exam, do message me. And if there is anything that I can help you with, do not hesitate, and do share and like this video and subscribe, because I'm planning to come up with more such videos. So also do let me know if this video was helpful, so that I know कि मुझे आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है. So thank you so much for watching and wish you all the best for your UGC NET exam. One very important thing, if you are thinking कि अभी तो मेरा दिसंबर में नहीं होने वाला है, मैं अभी तक शुरू भी नहीं किया है, do not waste time. If you have watched this video now, make sure कि ये वीडियो देखने के बाद आप जाके आपका शेड्यूल बनाते हो, आपका गोल डिसाइड करते हो, एंड यू स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज देर इज नेवर अ राइट टाइम. द टाइम इज नाउ. You have to start it now and stop thinking negative. Stop having those negative मुझे नहीं आता, मेरा कुछ नहीं हुआ है talks with your friends. They drain your energy, they are not helpful, and make the most of your time. Of course for this exam you have to remember mug up, लेकिन इस सब प्रोसेस में आपको जो नॉलेज मिलता है इट इज़ वेरी एनरिचिंग. मेरे लिए वो बहुत आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ये एग्ज़ाम दी, और आई गॉट रियली क्यूरियस अबाउट द इंडस्ट्री एंड द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, कि इतना कुछ है, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतनी सारे न्यूएंसेस है, इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती है. और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, सो द प्रोसेस वाज रियली एनरिचिंग. तो ऑफ कोर्स मार्क्स तो लाने हैं, क्योंकि दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर इज, बट बियॉन्ड मार्क्स जाके जब आप पढ़ते हो तो आप वो प्रोसेस एंजॉय करते हो, और फिर मार्क्स तो उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल फॉलो. बट वो जो नॉलेज आता है अपने पास, it's really enriching, and I hope you also get the same experience. Thank you so much.